ससुराल में मुंह दिखाई पर सगी सौतेली बेटी की ड्रेस। निशा की उम्र हो गई है, अब हमें उसके रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, वर्षा की भी उम्र हो गई है, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अरे मुझे क्या उससे, मुझे तो अपनी सगी बेटी की चिंता है सिर्फ। आप एक काम करो, उसके लिए एक रईसज़ादा और खानदानी लड़के का रिश्ता ढूंढो। एक रिश्ता मेरी नजर में है तो ऐसा करता हूँ, कल ही उनको हवेली पर बुला लेता हूँ। वो लोग निशा को देख भी लेंगे और आमने सामने बातचीत भी हो जाएगी। श्रीनाथ रिश्ते के लिए जयप्रकाश और बैजंती देवी को बुला लेते हैं। अगले दिन जयप्रकाश और बैजंती देवी अपने दोनों बेटे अरिहंत और आरव के साथ घर आते हैं। सच में जितना सुना था उससे भी ज्यादा सुंदर है आपकी हवेली। मेरी पहली धर्मपत्नी ने अपने हाथों से इस हवेली के एक एक कोने को सजाया था और तब से आज तक ये वैसा ही है। कमाल है श्रीनाथ जी, आपने दूसरी शादी कर ली लेकिन पहली पत्नी की यादों को सहेज कर रखा हुआ है। जयप्रकाश जी, हमारी पहली धर्मपत्नी मेरे लिए बहुत खास थी। मेरी दूसरी धर्मपत्नी की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वाह भाई साहब, सच में आप महान हैं। अब तो हमें आपकी बेटी से मिलने की और भी उत्सुकता है। जिनके बाबूजी इतने अच्छे, उनकी बेटी भी कितनी सभ्य और संस्कारी होंगी। आप लोग यहाँ बिराजिए, मैं अभी अपनी धर्मपत्नी को बुलाता हूँ कि वो निशा को ले आए। श्रीनाथ अंदर जाता है और जयश्री से निशा को लाने के लिए कहता है। जयश्री तुरंत किचन से निशा के कमरे की ओर जाती है। ऐसा करती हूँ, नाश्ता वर्षा से लाने के लिए कहती हूँ। बड़ी आई 2 कौड़ी की होकर मेरी बेटी की बराबरी करेगी। वर्षा, बाहर नाश्ता देने दोनों दासियों के साथ तुम ही आ जाना। सौतेली बहन है तो क्या हुआ, इतना तो कर ही सकती हो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वर्षा दासियों के साथ नाश्ते की तैयारी में लग जाती है और जयश्री निशा को लेकर बाहर हॉल में जाती है, जहाँ देखने के लिए उसके सास ससुर आए होते हैं। जितना सुना था उससे भी सुंदर लग रही मेरी होने वाली बहू। सच में स्वर्ग से उतरी अप्सरा लगेगी जब मेरे घर बहू बनकर आएगी। अरे क्यों नहीं, मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे। हमें तो लड़की बहुत पसंद है, अब आरव हाँ कह दे तो रिश्ता पक्का ही समझिए। माँ, मुझे निशा पसंद है, मेरी शादी के लिए हाँ है। लो जी, तो हो गया रिश्ता पक्का। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी निशा का रिश्ता पक्का हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। दासियों, अरे ओ दासियों, सबका मुंह मीठा कराओ, मेरी धैर्य का रिश्ता पक्का हो गया। इतने में वर्षा 2 दासियों के साथ मिठाई और साथ में नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में आती। वर्षा का पहनावा और सादगी देखकर बैजंती देवी की आंखें ही वर्षा पर टिक गई। वर्षा की चाल ढाल, सादा सलवार कमीज ने मानो बैजंती को आकर्षित कर लिया था। अरे लाओ लाओ, मीठा लाओ, लीजिए, पहले आप मुंह मीठा कर लो। बेटा तुम भी खाओ। अजी देख रहे हैं, ये लड़की जो सादे रंग का सलवार कमीज पहने कितनी सुंदर है ना, इसकी चाल डाल भी कितनी अच्छी है। हाँ तुम सही कहती हो, लेकिन पता नहीं ये कौन है, और ये तो शायद यहाँ काम करती है। हाँ लगता तो यही, रुको मैं पूछती हूँ। अरे जयश्री जी, ये लड़की कौन है जिसने सलवार कमीज पहना है? अरे ये तो यहाँ काम करती है। जयश्री, ये तुम क्या कर रही हो? अरे वर्षा काम करने वाली है। वो मैं ये कह रही थी कि मैं बताता हूँ, दरअसल ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी पहली धर्मपत्नी से होने वाली बेटी। तभी तो मैं कहूँ कि ये इतनी अलग क्यों है। क्या जयश्री जी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था। अरे नहीं नहीं, मुझे लगा कि आप बगल वाली को पूछ रही हैं। वैसे हाँ, ये मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानती, बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। जयश्री के इस तरह बोलने से वर्षा और श्रीनाथ दोनों आश्चर्यचकित थे। वैसे जयश्री जी, आपकी बड़ी बेटी की शादी हो गई है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है। तो आप पहले अपनी छोटी बेटी का रिश्ता क्यों करा रही हैं? पहले तो बड़ी बेटी का रिश्ता कराना चाहिए था ना। हाँ वो क्या है ना कि वर्षा ही नहीं चाहती थी। हाँ याद आया, वो वर्षा का मन था कि पहले निशा की शादी हो जाए, फिर वो आराम से शादी करेगी। क्यों वर्षा, तुम अभी क्यों नहीं शादी करना चाहती? वो आप माँ से ही पूछ लीजिए। अरे ऐसा नहीं, अगर रिश्ता अच्छा मिला तो हम वर्षा की शादी भी करा देंगे। तो क्या आप अपनी वर्षा का हाथ मेरे बड़े बेटे अरिहंत के लिए देंगी? क्या ये क्या कह रही हैं आप? अरे इससे अच्छा तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम एक ही घर में अपनी दोनों बेटियों को नहीं ब्याह सकते हैं। अरे क्यों मेरे वर्षा के जीवन का काल बन रही हो?
नहीं वर्षा मेरी सगी बेटी के ससुराल नहीं ब्याह सकती। अरे कहाँ मेरी सगी बेटी और कहाँ वो सौतेली। मैं वर्षा को उस घर में नहीं जाने दूंगी। तो मेरी भी बात सुन लो कि अब वर्षा उसी घर में ब्याह कर जाएगी। वर्षा बेटा, तुम्हें तो इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है ना? और इसे क्या दिक्कत होगी? इतने बड़े खानदान में बहू बनकर जाएगी, तब तो इसके भाग्य ही खुल जाएंगे। अरे माँ कुछ करो ना, यहाँ तो मेरे रिश्ते के लिए आए थे ये लोग, तो इस सौतेली वर्षा का रिश्ता क्यों पक्का होने लगा? अरे सौतेली तो वो मेरे लिए और तेरे लिए है, इनके लिए तो इनकी सगी बेटी है। तू चिंता मत कर, देखना मैं क्या करूंगी। नहीं बाबूजी, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। चलो हमारी बिटिया ने तो बता दिया, अब अरिहंत तुम भी बता दो, क्या तुम्हें हमारी वर्षा पसंद है? हाँ, मुझे वर्षा बहुत पसंद है। अरे वाह हम आए तो थे एक बेटे का रिश्ता तय करने, लेकिन हो गया दोनों बेटों का रिश्ता। अरे हमें इतनी अच्छी बहुएं मिल रही हैं, इतनी सुंदर, इतनी संस्कारी, भला हम इन्हें कैसे मना करते। जयप्रकाश और बैजंती देवी अपने दोनों बेटों का रिश्ता पक्का करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। देखो तो माँ कैसे खुश हो रही है तुम्हारी सौतेली बेटी। खबरदार, जो इसे मेरी बेटी कहा तो सौतेली ही सही, लेकिन इसको मैं अपनी बेटी नहीं मानती, क्योंकि ये मेरी सौतेली बेटी भी नहीं हो सकती। अरे कहाँ हम और कहाँ ये, जरा इसके कपड़े तो देखो, लगता है कि ये इस घर की बेटी होगी। चाहे जो हो, मेरी सौतेली बहन की किस्मत तो बहुत अच्छी है जो इसे मेरे ससुराल जाने का मौका मिलेगा। सच में पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा के पैदा हुई थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोग मुझसे इस तरह से बर्ताव करते हैं? मेरी गलती क्या है आखिर? वाह, आज तेरी जुबान भी खुल गई। बड़े घर में रिश्ता क्या हो गया तो अभी से ही रंग दिखाने लगी। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। तो अब मैं गलत भी हो गई। अरे मेरे ही घर में खड़ी रहकर तू मुझे गलत कहेगी, तेरी ये जरूरत? माफ करिएगा माँ, लेकिन आप जिस घर में खड़ी हैं उस घर में मेरा भी हक है। आप मुझे अपनी बेटी का दर्जा दें या ना दें, लेकिन मैंने आपको अपनी माँ माना है, क्योंकि मेरे बाबूजी आपको इस घर में अपनी पत्नी का दर्जा देकर लाए थे। आप तो बाद में आई हैं, मैं तो आपसे पहले से यहाँ इस घर में रह रही हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, और ना ही मैंने आपको कुछ कहा, फिर भी ना जाने क्यों आपके मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है। इतना कहने के बाद वर्षा वहाँ से चली जाती है। माँ जी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गई? इसमें तो अभी से ही इतनी अकड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ससुराल जाकर मुझ पर ही अपनी दादागिरी करे। हो जाने दो शादी, इतनी बेइज्जती करूंगी इसकी कि ससुराल में से कोई नहीं पूछेगा। जैसे इस घर में तू राज करती है, जैसे इस घर में तू सबसे पहले है, वैसे ही ससुराल में भी तू ही सबसे पहली होगी। नंबर 1 होगी मेरी बेटी। लेकिन माँ आप क्या करेंगी? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, वो सब मैं संभाल लूंगी। ऐसा कर, तू जा और अपनी शादी की तैयारी कर। शादी में मेरी सगी बेटी सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। हाँ माँ, कुछ ही दिनों में शादी है, लहंगे जेवर सबके डिजाइन देखने हैं, बहुत काम है। ऐसा करती हूँ, मैं पहले पार्लर हो आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो करना है करा। इतना बोल के निशा वहाँ से चली जाती है और जयश्री शादी की तैयारियों के लिए बड़े बड़े डिजाइनर्स और जूलर्स को अपनी हवेली पर बुलाती है। बताइए मालकिन, आपको कितने और कैसे लहंगे बनवाने हैं? जितना अच्छा लहंगा तुम बना सकते हो उतना अच्छा लहंगा चाहिए मुझे। मुझे बेस्ट से बेस्ट लहंगा बनवाना है अपनी बेटी के लिए, ऐसा लहंगा जिसे पहनते ही मेरी बेटी अप्सरा लगे। और हाँ, ऐसे मुझे 2 लहंगे चाहिए। मिल जाएंगे मालकिन, हम अपने बेस्ट डिजाइनर्स को आपके लहंगे के लिए काम पर लगाएंगे। और हाँ, मुझे 2 लहंगे और चाहिए, एकदम सिंपल और सस्ता लहंगा। ज्यादा कारीगरी करने की जरूरत नहीं है, बस नाम का लहंगा होना चाहिए। और हाँ, इसे भी 2 बनवाना। ठीक है मालकिन, बन जाएंगे। लेकिन मालकिन, आपकी दोनों बेटियों की शादी है, तो एक बेटी के लिए आप इतना सुंदर लहंगा और दूसरी के लिए साधारण लहंगा क्यों बनवा रही है? तो अब तुम मुझे बताओगे कि अपनी सगी बेटी और उस सौतेली बेटी के लिए कैसा लहंगा लेना है? तुमसे जितना कहा जाए बस उतना करो। मुझे ज्यादा ताका झांकी नहीं पसंद दूसरों की। डिजाइनर जयश्री की सभी बातें चुपचाप सुन लेता है। वर्षा भी ये सारी बातें सुन लेती है। बेचारे डिजाइनर अंकल, खामखा मेरी वजह से उन्हें भला बुरा सुनना पड़ा। डिजाइनर के बाद अब सुनार घर पर आता है। यह देखिए मालकिन, सबसे बढ़िया बढ़िया डिजाइन खास आपके लिए तैयार होकर आई है। ऐसे डिजाइन आपको इस गांव में तो छोड़िए, आसपास के किसी ही गांव में नहीं मिलेंगे। डिजाइन तो बहुत सुंदर है। ऐसा करो, 5 सेट भारी हार के और 5 सेट सभी भारी जेवर मुझे चाहिए। लगता है आप सोने का बिजनेस शुरू करने वाली हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी हो रही है, उसकी शादी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, 2 सेट सभी तरह का हल्का जेवर भी चाहिए होगा, वो सौतेली बेटी भी तो है।
ठीक है मालकिन, गहने तैयार करके मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, चलो थोड़ा सुकून तो मिला, बड़े बड़े काम तो हो ही गए। इतने में ही निशा आ जाती है। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं, अभी सुनार आया था, जेवर के लिए बोल दिया है। माँ, आप मेरी सौतेली बहन की शादी के लिए भी तैयारियां कर रही हो? करना तो नहीं चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे बाबूजी नहीं छोड़ेंगे मुझे। लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए बेस्ट लहंगा और भारी भारी जेवर के ऑर्डर दिए हैं, वहीं उसके लिए सादा सा लहंगा और हल्के जेवर के। देखना, शादी में तू ही सबसे सुंदर लगेगी, और वो तो हमारे घर की दासियों से भी कई गुजरी है। सच में मुझे तो उस पल का बहुत इंतजार है। वैसे माँ, हमारा तिलक कब चढ़ेगा? तिलक शादी से 2 दिन पहले चढ़ेगा, और तिलक में उस वर्षा की बच्ची की ऐसी बेइज्जती करूंगी कि ससुराल में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। आज तिलक का दिन था, चारों तरफ गाना बजाना, गीत गाए जा रहे थे और तिलक चढ़ रहा था। चारू, जरा देख तो, तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगती? एक बेटी के तिलक में इतने गहने, जेवर, महंगे महंगे कपड़े और बर्तन और सामान दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक बेटी को हल्के जेवर और सिर्फ 2 साधारण साड़ियां दी गई, और देखो तो एक भी सामान नहीं चढ़ाया गया। अरे तुझे नहीं पता, श्रीनाथ जी ने दूसरी शादी की थी, पहली वाली से बड़ी बेटी और दूसरी से छोटी। माँ ने सगी बेटी को सोने से तौल दिया और सौतेली बेटी को कूड़े से। अच्छा हाँ, तो क्या ही दिक्कत है, आखिर सौतेली बेटी पर कोई इतना खर्च थोड़ी करेगा। अरे अपनी बच्ची होती है, मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। सपना, अब श्रीनाथ ने दूसरी शादी की, उसमें वर्षा की क्या गलती है? वर्षा तो सीधी सादी सी लड़की है, जिसने कभी अपनी सौतेली माँ से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, जबकि इसकी सौतेली माँ इसे कूड़े बराबर भी नहीं पूछती। तिलक चढ़ गया था, आस पड़ोस के लोग तिलक देखकर 4 बातें सुना रहे थे। दिन बीतते गए और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। वर्षा और निशा के कपड़े और भारी जेवर आए थे, और उसे सजाने के लिए बाहर से महंगी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ वर्षा के लिए एकदम सादा लहंगा और हल्के जेवर रखे थे, और उसे तो कोई सजाने भी नहीं आया था। ये क्या, वर्षा के कपड़े इतने फीके और साधारण क्यों लग रहे हैं? इसके तो गहने भी बहुत हल्के हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वर्षा के लिए अलग से कपड़े बनवा लिए थे, वरना जयश्री को तो मैं क्या ही बोलूं। श्रीनाथ वर्षा के कमरे में डिजाइनर लहंगा और भारी जेवर लाकर रख जाते हैं, तभी वहां निशा आ जाती। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लहंगा है, लेकिन ये मेरी सौतेली बहन के कमरे में क्यों है? लगता है बाबूजी ने रखी। ऐसा करती हूँ, इसे फाड़ देती हूँ। मेरी शादी में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं लग सकता। निशा वर्षा का लहंगा कैंची से फाड़ देती है, उसके बाद चली जाती है। फिर वहां वर्षा तैयार होने के लिए आती है और देखती है कि अरे ये क्या, मेरी ड्रेस फट कैसे गई? बारात आने में भी कुछ ही देर बाकी है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से इसे सिल के इस पर कढ़ाई कर देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। वर्षा फटाफट अपनी ड्रेस सिलकर तैयार हो जाती है और शादी के मंडप में पहुंचती है। और देखो तो जयश्री की सौतेली बेटी कितनी सुंदर लग रही है, और हाँ, सगी बेटी को देख लो, कितना ऐट रही है, मानो कहाँ की कलेक्टर आई है। जो किसी लायक नहीं होते वो ऐसे ही करते हैं। निशा और उसकी माँ दोनों ही बहुत दुष्ट हैं। निशा और वर्षा की शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल पहुंचती हैं। अब दोनों बहुएं कलश गिराकर कुमकुम में अपना पैर रखो और घर में प्रवेश करो। अरे माँ जी, आज के जमाने में ये सब कौन करता है? और वैसे भी मैंने अभी ही पेडिक्योर करवाया, कुमकुम से मेरा पैर खराब हो जाएगा। अरे निशा, ये हमारे पुरखों की दी गई अमानत है, जिसे आज हम रस्म कहते हैं। ऐसे शुभ रस्म को मना नहीं किया जाता है, और पेडिक्योर तो तुम फिर से करा ही सकती हो। गृह प्रवेश तो एक ही बार होगा ना। ओ हेलो, तुम मुझे ज्ञान मत दो, और ये मत भूलो कि तुम मेरी सगी बहन नहीं, सौतेली बहन हो। अपने गृह प्रवेश पर ही बहन द्वारा किए गए ऐसे अपमान से वर्षा बहुत शर्मिंदा थी। अच्छा, अब दोनों बहनें यहाँ लड़ो मत, रस्म करो और घर में प्रवेश करो। बैजंती के कहे अनुसार दोनों बहुएं रस्म करती हैं। ये हुई ना बात, अब तुम लोग सही मायनों में अपने ससुराल आ गई हो। माँ, अगर हम ऐसे सीधे आते तो हम आपकी बहू नहीं होते क्या? क्या बात करती हैं आप भी माँ। निशा हंसते हंसते बिना कुछ बोले ही अपना कमरा ढूंढने चली जाती। बाद में बैजंती देवी दासी से कह के वर्षा को भी उसके रूम तक पहुंचा देती है। बाद में बैजंती देवी फिर से उन्हें बुलाती हैं। सुनो बहुओं, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से सुंदर से कपड़े पहनकर रस्म के लिए आ जाना। अगली सुबह होती है, वर्षा उठती है और अपने लिए एक सुंदर सी भारी बनारसी साड़ी निकालती है और भारी जेवर भी निकालती है पहनने के लिए। वहीं दूसरी तरफ निशा सुंदर दिखने के चक्कर में एक 1 पीस ड्रेस निकालती है, जिसके दाहिने पैर पर एक स्लिट भी होता है। दोनों बहुओं के बाद सास किचन में जाती हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे निशा, ये तुमने किस तरह के कपड़े अपनी पहली रसोई में पहने? अरे तुम्हें लाज शर्म है कि नहीं?
कि खानदानी घर में जहाँ ससुर भी साथ में रहते हैं वहाँ तुम ऐसे कपड़े पहन रही हो। छी छी छी, देखो जरा वर्षा कितनी सुंदर लग रही है, उसने कितना सुंदर खानदानी लिबास पहना है। बैजंती देवी ने निशा को खूब सुनाया और फिर निशा को कपड़े बदल कर आने को कहा और अपनी पहली रसोई की रस्म करने को कहा। लेकिन निशा को कहाँ कुछ बनाना आता था, इसीलिए उसका हलवा जल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा का हलवा बहुत टेस्टी बना था। अरे हाय, ये क्या किया तुमने निशा, हलवा ही जला दिया। अरे अगर नहीं बनाना आता था तो वर्षा को ही देख के बना लेती। बैजंती देवी की इस बात से निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन बहू के आगमन पर होने वाली पूजा होती है, जिसमें फिर से निशा ने मॉडर्न ड्रेस पहनी और वर्षा ने सभ्य संस्कारी वाले कपड़े। अरे वर्षा, जरा तुम अपनी इस मंद बुद्धि बहन को समझाओ कि घर में पूजा पाठ का माहौल है, पंडित जी आए हैं, क्या इस तरह के कपड़े पहनकर उनके सामने जाना इसे शोभा देता है। इतने में पंडित जी आ जाते हैं। अरे घोर पाप हो गया, ये किस तरह के कपड़े से स्त्री ने धारण किए हैं? क्या इस खानदानी घर की बहू पर ऐसे कपड़े शोभा देते हैं? जाओ जल्दी से ये कपड़े बदल के आओ। निशा तुरंत अपने कमरे में आती है और कपड़े बदल लेती है। न जाने आज के जमाने में कोई इतनी भारी साड़ी और इतने भारी जेवर कैसे पहन सकता है। निशा एक सुंदर सी साड़ी और जेवर पहनकर बाहर आती है, जहां सब उसकी तारीफ करते हैं। अगले दिन वर्षा और निशा की मुंह दिखाई की रस्म थी, जिसके लिए बैजंती देवी ने निशा और वर्षा के लिए एक जैसी ड्रेस बनवाई थी। मुंह दिखाई के दिन वर्षा और निशा वही ड्रेस पहनकर फंक्शन में आती हैं। अरे ये क्या, बैजंती देवी जी ने ये ठीक नहीं किया। अरे मेरी सगी बेटी को इस सौतेली बेटी के बराबर रखा है। अरे मेरी सगी बेटी कहाँ और ये सौतेली कहाँ? मैंने तो सोचा था कि सगी और सौतेली में फर्क करने के बाद ससुराल में भी उन्हें उसी हिसाब से इज्जत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अरे मैं तो धन्य हो गया, मेरी दोनों बेटियां इस घर में ब्याह गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बैजंती देवी जी, आपको तो पता ही होगा कि वर्षा मेरी सगी बेटी नहीं है, तो आपने उसे मेरी सगी बेटी जैसी ही ड्रेस क्यों दी है? अरे मायके में मेरी सगी बेटी नंबर 1 थी, आपने यहाँ दोनों को एक जैसा क्यों रखा? देखिए जयश्री जी, वर्षा आपकी सौतेली बेटी होगी, लेकिन वो मेरी बहू है और निशा और वर्षा को मैं समान ही मानती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपकी सगी बेटी है या सौतेली, इसलिए मैंने मुंह दिखाई की रस्म के लिए एक जैसी ड्रेस बनवाई। और देखिए सब दोनों की कितनी तारीफ कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। बैजंती देवी की इस बात से जयश्री बहुत गुस्सा हो जाती है। इतने में ही निशा के कपड़ों में कैंडल्स की वजह से आग लग जाती है। अरे निशा, तुम्हारे कपड़ों में आग लगी है, रुको मैं पानी डाल रही हूँ, तुम हिलो मत ज्यादा। वर्षा कपड़ों और पानी से निशा की ड्रेस की आग बुझा देती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने आपके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया, लेकिन तब भी आपने मेरी जान बचाई। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ वर्षा, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने तेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया, लेकिन तूने मुझे हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया। आज फिर से तूने अपनी अच्छाई साबित कर दी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।